पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट एट अ फार डिस्टेंस इज हैविंग। आपको बताना है यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है आपका मायोपिया, दूसरा ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर उस व्यक्ति को दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फ्रेशर हैं, जिनको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, और जिन लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं वो वीडियो को स्किप करके इसका आंसर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, और जब ये कंडीशन आती है तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मायोपिया। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया। देखिए दोस्तों, यहां पर चीजें उल्टा होती हैं। अगर व्यक्ति को पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता तो वहां पर निकट दृष्टि दोष होता है या शॉर्ट साइटनेस होता है या मायोपिया होता है, ठीक है। और अगर व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है और पास का नहीं दिखाई देता तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, या इसके लिए टर्मिनोलॉजी होती है हाइपरमेट्रोपिया। तो यहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हम लेंस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉनकेव लेंस के ग्लासेस लगाए जाते हैं। और अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया के ट्रीटमेंट के लिए तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका एस्टिग्मेटिज्म। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर एस्टिग्मेटिज्म होती क्या है, और इसके बाद में इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म के केस में जो आई कर्वेचर होता है वो नॉर्मल से डिफर हो जाता है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्निया का शेप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो होते हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं टॉरिक लेंस, ठीक है। या इन तीनों के लिए, चाहे वो मायोपिया हो, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो या एस्टिग्मेटिज्म हो, इन तीनों को हम लेसिक टेक्नोलॉजी या लेजर रेज के द्वारा जो सर्जिकल प्रोसेस होती है उसके द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन फैक्ट्रीज आर। आपको बताना है यहाँ पर कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसीलिए इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जो हमारे अदर ऑप्शन है। पहला है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है हमारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन सेल साइकिल माइक्रोट्यूब्यूल को असेंबल करके देता है। एंड ईच सेल कंटेन अ सिंगल सेंट्रोसोम व्हिच डुप्लीकेट और कॉपीड इन द एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय वियरिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में डिटेल में बताया है आपको, लेकिन चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म को कौन से लेंस वियर करने से करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका प्लेन लेंस, दूसरा ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा ऑप्शन है कॉनकेव लेंस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। चलिए यहां पर एक नई चीज मिली हमको। तो जो टॉरिक लेंस हमने बताए थे एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए वो प्लेन लेंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। आपको बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। पहला ऑप्शन है आपका सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है मेडुला ओब्लांगाटा और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर हम बात करें सेरिब्रम के बारे में तो सेरिब्रम का वर्क होता है इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, लर्निंग, इमोशन, जजमेंट, रीजनिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सारे सेरिब्रम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ड्रग इज नॉट बिलोंगिंग टू फैमिली रूबिएसी। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन 4 ड्रग में से कौन सी ड्रग फैमिली रूबिएसी से बिलोंग नहीं करती है। पहला ऑप्शन आपका इपिकैट, दूसरा ऑप्शन है राउल्फिया, तीसरा ऑप्शन है सिंकोना बार्क और चौथा ऑप्शन है क्यूप्रिया बार्क। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है राउल्फिया। राउल्फिया सर्पेंटाइना ये सर्पगंधा होती है जो कि बिलोंग करती है फैमिली एपोसाइनेसी से।
और बाकी की जो 3 ड्रग हैं हमारी इपिकैक, सिंकोना बार्क, क्यूप्रिया बार्क, ये तीनों बिलोंग करती हैं फैमिली रूबिएसी से। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमेटिक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी रिसेंट में जो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी ड्रग इमेटिक की तरह यूज की जाती है। दैट मीन्स ऐसी ड्रग जो ओमेटिंग को इनिशिएट करती हो, स्टिमुलेट करती हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एगार, दूसरा ऑप्शन है स्पैगोल, तीसरा ऑप्शन है इपिकैक और चौथा ऑप्शन है जिनसेंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है इपिकैक। इपिकैक जो होती है ये ओमेटिंग को स्टिमुलेट करती है, दैट मीन्स इमेटिक ड्रग की तरह यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आपको बताना है कि किस हाइपोथेसिस के द्वारा हम एंजाइम के सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फिशर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है कोसलाइन मॉडल, तीसरा ऑप्शन है प्रो एंजाइम थ्योरी और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए, जो एमिल फिशर की ताला चाबी परिकल्पना थी उसके द्वारा भी हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो कोसलाइन मॉडल था उनके अनुसार भी हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, जो कि है बोथ ए एंड बी। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि व्हिच वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज, तो वो हो जाएगी हमारी फिशर मॉडल या एमिल फिशर मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा संख्या में गलत किए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन अक्सर हम जल्दी में पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। यहां तक हमने पढ़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और पहला ऑप्शन देखा ओपीएम एक्ट 1878, ये करेक्ट है, इसी को टिक कर दिया हमने। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लास्ट में एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट, जो कि पूरे क्वेश्चंस के मतलब को ही बदल देता है। ठीक है, आपको बताना है यहां पर कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन है आपका ओपीएम एक्ट 1878, दूसरा ऑप्शन है डेंजरस एक्ट 1930, तीसरा ऑप्शन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और चौथा ऑप्शन है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1958। तो आपका गलत ऑप्शन इसमें से कौन सा है? डी, क्योंकि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है ये 1985 में आया था। ठीक है, 1958 में नहीं, तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिए पहले, इसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया ये क्वेश्चन हमने ये नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया, इस क्वेश्चन में हमने नॉट नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया। तो बार बार एक ही गलती को दोहराइए मत। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली इज फेमस फॉर टेस्ट ऑफ। आपको बताना है यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कसौली में सिचुएट है ये किन चीजों की टेस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला ऑप्शन आपका सीरा, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन एंड टॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है सैंपल ऑफ कंडोम, तीसरा ऑप्शन है सैंपल ऑफ वीडीआरएल एंटीजन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है सीरा, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन एंड टॉक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट। आपको बताना है यहाँ पर कि ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपका एसिड, any substance that can donate a proton to any other substance, दूसरा ऑप्शन है बेस, any substance that can donate a proton from any other substance, तीसरा ऑप्शन है एसिड, an electron pair acceptor और चौथा ऑप्शन है बेस, an electron pair donor। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है एसिड, any substance that can donate a proton to any other substance। देखिए दोस्तों, आपकी 3 थ्योरी हैं जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरी है आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरी, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी जो है ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, ए फॉर एसिड एंड ए फॉर एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एक्सेप्ट कर रहा है सब्सटेंस तो वो हमारा एसिड कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उसे हम बेस कहेंगे। ये अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर हम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर एसिड बेस को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि दूसरी थ्योरी में प्रोटॉन के एक्सचेंज के बेस पर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार तो एसिड वो सब्सटेंस है जो
प्रोटॉन को डोनेट करता है टू अदर सब्सटेंस, ठीक है। और जो एक्सेप्टर होता है उसे हम बेस कहते हैं। और अगर बात करें हम कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार किस सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे और किसको बेस कहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और फिर जो सब्सटेंस H आयन देंगे, दैट मींस हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे, वो हमारे एसिड कहलाएंगे और जो OH आयन देंगे वो हमारे बेस कहलाएंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका शंखपुष्पी इज, आपको बताना है कि शंखपुष्पी क्या है। पहला ऑप्शन है आपका फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट ऑफ एमेलिका ऑफिसिनेलिस, दूसरा ऑप्शन है आपका होल हर्ब ऑफ कन्वोल्यूलियस फैमिली, तीसरा ऑप्शन है आपका इंटायर हर्ब ऑफ ऑसिमम सैंक्टम और चौथा ऑप्शन है ओलियो रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम कोमीफोरा मुकुल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी, जो कि है होल हर्ब ऑफ कन्वोल्यूलस फैमिली। जो शंखपुष्पी होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है कन्वोल्यूलस प्लूरिकोलिस, ठीक है, और ये बिलोंग करता है फैमिली कन्वोल्यूलेसी से। और अगर हम बात करें शंखपुष्पी के यूज के बारे में, तो इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है एज अ मेमोरी इनहेंसर। चलिए दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट ऑफ एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, तो ये आंवला का बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका इंटायर हर्ब ऑफ ऑसिमम सैंक्टम, तो ये तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स है। और चौथा ऑप्शन है आपका ओलियो रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम कोमीफोरा मुकुल, तो ये जो मिर होता है आपका उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अ साल्ट रिटेनिंग हार्मोन इज, आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन साल्ट को रिटेन करता है। पहला ऑप्शन है आपका ट्राइएमसिनोलोन, दूसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन है फ्लूड्रोकार्टिसोन और चौथा ऑप्शन है बेक्लोमेथासिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है एल्डोस्टेरॉन। इसको हम एंटी डायूरेटिक या एंटी नाइट्रियूरेटिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डायूरेसिस की प्रोसेस को अपोज करता है और साल्ट को रिटेन करवाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, आपको बताना है कि फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका 1955, दूसरा ऑप्शन है 1946, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1966। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 1955। देखिए पहला एडिशन 1955, सेकंड 1966, थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन 1996, फिफ्थ एडिशन 2007 एंड सिक्स्थ एडिशन 2010, सेवंथ एडिशन 2014 एंड एट्थ एडिशन 2018, ठीक है। और एट्थ एडिशन के 4 वॉल्यूम थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हेडेक इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेन एमंग्स द वर्कर एसोसिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आपको बताना है कि इन 4 ड्रग में से कोई एक ऐसी ड्रग है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो वर्कर होते हैं उनकी सबसे मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है हेडेक, ठीक है। तो वो कौन सी ड्रग है। पहला ऑप्शन है आपका क्लोनिडीन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीसियोफल्विन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन और चौथा ऑप्शन है निफेडिपिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन एक हैवी एक्सप्लोजिव लिक्विड है, ठीक है, जिसको मैन्युफैक्चर करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन लिपस्टिक 2, आपको बताना है कि जो लिपस्टिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं वो किस कारण से करते हैं। पहला ऑप्शन है टू इंपार्ट प्लीजेंट ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है टू डिसॉल्व इनसॉल्युबल पिगमेंट एंड डाई, तीसरा ऑप्शन है टू स्टेनिंग ऑफ लिप्स और चौथा ऑप्शन है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रिएक्शंस जो होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। देखिए लिपस्टिक क्या है, लिपस्टिक इज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंटेनिंग पिगमेंट, ऑयल, वैक्सेस एंड इमोलिएंट्स, ठीक है। ये अब ऑयल वैक्स कंटेन करती हैं, इसलिए जब ये एयर के टच में आती हैं तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिनके थ्रू ये एक्सपॉयल हो जाती हैं, डिटोरिएट हो जाती हैं और इसीलिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी रिएक्शंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्टिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय, आपको बताना है कि एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज, दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन, तीसरा ऑप्शन है बाय इन्फेक्शन और चौथा ऑप्शन है बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है इन्फेक्शन। देखिए जब हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जो कि हमारी एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो इन्फेक्शन के द्वारा ही एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है आपके वो पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड विद, आपको बताना है कि एचआईवी इन्फेक्शन को हम किस ड्रग के यूज से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइबाविरिन, दूसरा ऑप्शन है स्टाविडिन, तीसरा ऑप्शन है एसाइक्लोविर और चौथा ऑप्शन है गैंसिक्लोविर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है स्टाविडिन, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन को हम स्टाविडिन के यूज से कंट्रोल कर सकते हैं।
देखिए, केवल कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो HIV इन्फेक्शन होता है ये अनट्रीटेबल या नॉन क्यूरियस डिजीज की लिस्ट में आता है, जो कि हमारी शेड्यूल जे के अंतर्गत दी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज इनहिबिटेड बाय। आपको बताना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को हम किस ड्रग के यूज से इनहिबिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका पैरासीटामोल। आपने जैसे ही देखा पैरासीटामोल तुरंत ऑप्शन टिक कर दिया, बस आपका क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे। आपको इन क्वेश्चंस में बेस्ट करेक्ट जो ऑप्शन होता है आपका उसको मार्क करना होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बेस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका पैरासीटामोल, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है फ्लोराइड और चौथा ऑप्शन है एस्पिरिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, जो कि है एस्पिरिन। देखिए, पैरासीटामोल जो होती है ये बहुत ही कम एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रखती है। ठीक है, तो जब बहुत ही कम एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी बहुत ही कम इनहिबिट करेगी। ठीक है, इसलिए यहां पर हमारा बेस्ट करेक्ट ऑप्शन एस्पिरिन हो जाता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को पैरासीटामोल की तुलना में बहुत ही ज्यादा इनहिबिट करता है। अगर हम बात करें कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ये कैसे इनहिबिट करते हैं, तो वहां पर दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक होता है COX-1 एंड COX-2। साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जो होता है ये नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है, जबकि जब चोट लगती है हमें तो वहां पर COX-2 एक्टिव होता है और ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन करवाने लगता है, जिससे स्वेलिंग की कंडीशन आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव इज। आपको बताना है कि इन ड्रग में से एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है। पहला ऑप्शन आपका आइबुप्रोफेन, दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन, तीसरा ऑप्शन है फेनबुफेन, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है बोथ ए एंड सी। जो आइबुप्रोफेन एंड फेनबुफेन है ये हमारी एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होती हैं। और अगर हम बात करें एस्पिरिन के बारे में तो ये हमारी एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होती हैं। और इसके पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्लास की ड्रग के बारे में, तो उसके अंदर कौन कौन सी आती थी? डाइक्लोफेनेक, इटोडोलैक, इंडोमेथासिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिजीज कॉजेज ब्लीडिंग फ्रॉम आई। आपको बताना है यहां पर कि कौन सी डिजीज के कारण आई ब्लीडिंग होती है। पहला ऑप्शन है आपका कैंसर, दूसरा ऑप्शन है डेंगू, तीसरा ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस स्लाइड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।